1956 के वक्त में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल करके एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। पत्र व्यवहार हुआ था, चिट्ठियां लिखी थी, मिलने का वादा हो गया था, कार्यक्रम तय हो गया कि हम इस एक वैचारिक लड़ाई को मिलकर लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा और हम लोग भी मूर्ति पूजा के विरोधी और मूर्तियों की संरचना के विरोधी लोग, कबीर साहब से लेकर के पूरी विरासत इसकी। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने इतिहास को पढ़ता हूं देश दुनिया के, तो मुझे लगता है कि मूर्तियां न होती तो इतनी बड़ी वैचारिक क्रांति गांव-गांव पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए इन मूर्तियों की बहुत बड़ी अहमियत है और इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन। किताब तो बाद में पहुंचती और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो बहुत क्रांति हुई भाई। नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला से होते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, लंबी विरासत है। और आज भी दक्षिण भारत वाले, जब हम और आप मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद लड़ रहे होते हैं, तो वहां पर कोई मुख्यमंत्री बनता है और कहता है कि मंदिर के पुजारी का भी परीक्षा होगी और हर जात बिरादरी का आदमी पुजारी बनेगा। एक ही जाति वाला क्यों बनेगा? तो दक्षिण भारत में देखिए अलग है। और एक राज्य था जहां इन नफरती पार्टी वाले लोग जीते थे, पिछले चुनाव में उनको वहां से भी हरा दिया, पूरा सुपड़ा साफ। इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय का आंदोलन मजबूत, वहां के लोगों को अपनी ताकत मजबूत पता है कि शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजनेस व्यापार चाहिए, आपस में मोहब्बत प्रेम चाहिए। उत्तर भारत में ये सामाजिक आंदोलन बहुत कम है। और अभी ठीक था हमारे पूर्व के वक्ता ने, उत्तर भारत में इस सामाजिक आंदोलन को विस्तार से जमीन तक ले जाने वाले नायक का नाम है मानवर कांशीराम। वो न होते तो ये आंदोलन बहुत पीछे होता। मानवर कांशीराम कहा करते थे कि बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा, जो लिखना था वो फूले, अंबेडकर, पेरियार ने लिख दिया, मुझे लोगों को जोड़ना है। और मैं इस मंच पर, चूंकि वक्त बहुत हो गया और हम भी सुनना चाहेंगे आदरणीय सांसद मौर्य जी को, और वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे। मैं एक बात आपसे कहने आया, मैं मानवर कांशीराम को क्यों याद करता हूं? 1956 का वक्त था, थोड़ा सा इतिहास जानिए बस। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई पॉलिटिकल पार्टियां, कई सामाजिक संगठन बनाकर लड़ाई को आगे ले जा रहे थे। लेकिन 1956 के वक्त में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिल करके एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। पत्र व्यवहार हुआ था, चिट्ठियां लिखी थी, मिलने का वादा हो गया था, कार्यक्रम तय हो गया कि हम इस एक वैचारिक लड़ाई को मिलकर लड़ने की कोशिश करेंगे। मगर अफसोस कि बहुत जल्दी वक्त ने, प्रकृति ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमसे छीन लिया। और वो जो एक सपना देखा था इन दोनों पुरुषों ने, वो सपना अधूरा रह गया। उस सपने को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांशीराम ने किया। और मान्यवर कांशीराम ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी, फूले साहब की वैचारिकी को तथागत बुद्ध से जोड़ते हुए वहां से एक शब्द लिया था, बहुजन। और बहुजन का अर्थ था 85% वंचित, शोषित, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी वर्ग के, माइनॉरिटी के लोग, किसान, कामगार, कमेरा लोग, उन सबको एकजुट कर। और इसलिए मानवर कांशीराम 85 और 15 की बात करते थे। मैं सुन रहा था पिछले चुनाव का रुख बदला था। चूंकि वैचारिक मंच है तो बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं होगी, लेकिन इशारे में थोड़ी बात तो होगी, क्योंकि वोटवा तो तुम के देवे के है ना। यहाँ पे जय भीम बुलाई, वहां वोट कहीं और चल जाए तो सरकार के ओर बन जाए। असली खेल तो इसका है ना। और इसलिए मानवर कांशीराम ने राजनीति को गुरु किल्ली कहा, मास्टर की। और उन्होंने कहा था कि अगर कुर्सी पर नहीं पहुंचोगे, वोट से लेंगे पीएम सीएम,
और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। मानवर कांशीराम ने क्यों ये नारा लगाया था? और वो नारा, वो वैचारिक लड़ाई भाई आज कहां खड़ी है? हम तो देखिए आप लोग वैचारिक लोग हैं, मंच पर वैचारिक लोग हैं, लेकिन करुणाकांत मौर्य जी और इनकी टीम इतनी मेहनत करके ये आयोजन की है। और ये आखिरी बात कह रहा हूं, फिर हम लोग मंत्री जी को सुनेंगे। आज के समय में चाहते तो कोई जागरण और भागवत की कथा करवाते तो लाखों की भीड़ ही आजमगढ़ में जुट जाती। और एक बाबा कोई आता, आजकल बाबाओं को बड़ा निशाना है। अभी महाराव मौर्य जी ने क्या एक खेल किया है, आज तो इनको तलवार भेंट हुई है। मैं देख रहा हूं ये वैचारिक लड़ाई की तलवार। और मैं फक्र से कह रहा हूं कि जो तस्वीर हमें भेंट हुई है, आज कुछ लोग कहते हैं कि हम इस देश को अखंड भारत बनाएंगे, जिसमें एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग ताकत में रहेंगे। अरे मूर्खों, आपको ये पता ही नहीं कि ये अखंड भारत बनाने वाला हमारा नायक चंद्रगुप्त मौर्य और उसे आगे बढ़ाने वाले अशोक का वंश है। ये सम्राट अशोक के आगे कौन सम्राट और कौन चीज? जब ताकत दिखानी हुई तो ताकत दिखाई, और जब विचारधारा को दुनिया में फैलाना हुआ तो सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में उसको फैलाया। ये वैचारिक लड़ाई है साथियों। आजमगढ़ के लोगों, करुणाकांत मौर्य, इनकी टीम, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ओबीसी समाज के ढेर सारे लोग आए हुए हैं। मैं यहाँ पर केवल एक ही बात आपको आपका इतिहास याद दिला करके जा रहा हूं कि मानवर कांशीराम ने जब 85% की बात कही, तथागत बुद्ध के बहुजन की बात की, लोगों को जोड़ने की बात की, और हमारे ही नीचे से कुछ लोग ऐसे आए और हमारे ही लोगों का वोट लेकर के आज सरकार बना लिया। और दिन रात मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये खतरे में है, वो खतरे में है। किसी बाबा को भेज दिया प्रवचन करने। मैं पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गया तो वहां लोगों ने वीडियो दिखाई, और वीडियो में एक बाबा बोल रहा था, कथा वाचन करते करते अंत में क्या बोल रहा है कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और अखंड भारत बनाना है और भारत का संविधान बदलना है। असली खतरा यहाँ खड़ा हुआ। हम लोग जो बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, मानवर कांशीराम, बीपी मंडल तक की लड़ाई को जब याद करते हैं तो आपकी और हमारी गलती क्या हुई कि हमने अपने लोगों को समझाया ही नहीं कि जो हमें हासिल हुआ है ना, खटिया पर बैठे थे तो मोछ पर ताव होकर के कितना अपमान इस देश के लोगों को किया। हमने अपने घर में देखा है भाई। मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड थे, और एक बार बचपन का किस्सा बता रहा हूं, मेरे घर पे उनके दोस्त आए, उसमें एक मुसलमान थे और एक दलित बिरादरी के व्यक्ति थे। और वहां जब पानी पीने को दिया गया तो हमारे घर में बर्तन 2 तरह के गए। पिताजी वापस घर में आए, लौटे, और उन्होंने कहा कि ये शीशे के गिलास क्यों ले आए? तो घर वालों ने बोला कि अरे आपको पता नहीं वो दोनों लोग कौन लोग हैं। और हमारे पिताजी ने आंगन में उस गिलास को ऐसे छोड़ दिया और टूट गया, और उन्होंने कहा कि आइंदा अगर इसमें 2 बर्तन 2 तरह के लोगों के लिए होगा तो मैं किचन का सारा बर्तन तोड़ दूंगा। और मैं बचपन में ये देख रहा था कि ये कौन सी बदलाव की बात थी जो मेरे गांव में मेरे पिताजी जैसे थोड़े से लोगों को समझा रहे थे कि जाति बिरादरी के नाम पर आपको तोड़ करके आपको लड़ा रहा है। और बाद में जब हमने अपने पुरखों को पढ़ा, भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, लोहिया को पढ़ा, कांशीराम को पढ़ा, मंडल को पढ़ा, तब समझ में आया कि ये तो हमको आपस में लड़ा के सारी मलाई खाने वाला कोई और है, और आज तक हम आपस में लड़ रहे हैं। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैत्रेय प्रगति मंच आजमगढ़, ऐसे मंचों की जरूरत है, और ऐसे मंचों पर सबसे ज्यादा सुधरने की जरूरत ओबीसी समाज के लोगों को। दलित समाज के लोग तो फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जीते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ वहीं हो रहा है जहाँ 5 किलो अनाज 500 रुपया पे वोट कहीं और चला जा रहा है, उस पर भी नजर रखनी है भाई। आखिरी में वोट देने के समय गड़बड़ा रहा है, उसको पकड़ना है। और ओबीसी समाज को क्यों जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि सबसे ज्यादा अंधविश्वास, पाखंडवाद और सबसे ज्यादा आपस में तुड़वाने का काम इसी ओबीसी में तो हुआ। जगदेव बाबू कहा करते थे, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया कि संग सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60।
और मैंने देश भर के ओबीसी से पूछा कि तुम्हें पिछड़ा में 100 में 60 किस चीज के लिए कहा गया था? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, मंत्री, विधायक, सांसद, जमीन का मालिकाना हक और बिजनेस व्यापार 100 में 60 ओबीसी को होना चाहिए था ना। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ITI लगाया तो पता चला देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के थे। और वे उस समय हुआ जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा। ओबीसी के नाम पर वोट कोई और ले गया और आपका हक नहीं मिला। इसलिए आज के मंच पर एक ही गुजारिश, एकजुट होने का वक्त आ गया। अगर यादव लोग ताकतवर हैं, एक कड़वी बात कह रहा हूं भाई, देखिए, बाकी तो आदरणीय मौर्य जी बोलेंगे तो वो वैचारिक संदेश आपको देंगे। मैं एक कड़वी बात बोल रहा हूं। कड़वी बात यह है कि हमारी जाति बिरादरी अगर मजबूत रहेगी, मान लीजिए यादव लोग मजबूत हो गए तो यादव लोग कुछ दिन बच जाएंगे, मौर्य कुशवाहा लोग मजबूत हो गए तो कुछ दिन वो बच जाएंगे, कुछ दिन कुर्मी पटेल लोग बच जाएंगे। तो आपको लगेगा कि हम मजबूत हैं तो हम अपनी जाति बचा लेंगे। तो अति पिछड़ा वाला कोई निषाद, कोई कश्यप, कोई कुशवाहा, कोई छोटी जाति, नाई छोटी जाति नहीं, संख्या में जो कम है, कोई निषाद, कोई मल्ला, उनको बचाने के लिए हमने उनको अपने मंच पर जगह नहीं दी। तो सारे यादव, सारे कुर्मी, सारे कोयरी बहुत दिन बच जाएंगे, अहिर, कुर्मी, कोयरी, लेकिन नंबर आपका भी आएगा, क्योंकि आपका भाई जब शिकार हो रहा था तो आप उसके साथ खड़े नहीं थे। और हमने अपनी नाक बड़ी कर ली और दिल छोटा कर लिया। इस मंच का पैगाम, अगर इसका नाम लिखा है मैत्रेय मंच, तो हम तो मोहब्बत की बात करने आए हैं, जोड़ने की बात करने आए। और इस मंच पर मैं जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बगल में बैठता हूं तो मुझे एक मिशन का, आंदोलन का व्यक्ति नजर आता है। इनका कोई इंटरव्यू देखिए तो इनके घर में वो जगह, वो कोना जहां तथागत बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा है, उसके बगल में बैठ करके ये वो अपनी बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई मिशन का व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन मैं अफसोस करता हूं कि यादव समाज के बीच जो क्रांति, जो समाजवाद, आंबेडकरवाद का नारा था, वो कहां कमजोर पड़ गया। पेरियार ललई सिंह यादव क्यों जा नहीं पाए लोगों के बीच। मेरे पिता कॉमरेड शिव नारायण, उनकी बात कोई समझने वाला नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है लाठी सब पर पड़ रही है तो समझ में तो आ ही रहा है। बताओ उत्तर प्रदेश के लोगों सबसे ज्यादा जेल में बंद कौन है? सबसे ज्यादा मुकदमा और बुलडोजर किसके ऊपर हो रहा है? इसलिए जोड़ने का वक्त है, अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचने का वक्त। और मौर्य जी ने तो एक बड़ा आगाज कर दिया। बिहार के पिछले दिनों मेरे यहाँ शादी के कार्यक्रम में आप दोनों लोग जब आए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे लगता है जो वैचारिक लड़ाई जब हम लड़ रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और हमारे अग्रज आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब दोनों लोग आए तो मुझे लगा कि लगता है उत्तर भारत की वो लड़ाई, जो वैचारिक लड़ाई थी, जो बिहार में जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई थी, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव से लेकर के इसी आजमगढ़ के इंद्रजीत यादव तक तमाम लोगों तक चली, और इसी आजमगढ़ जो प्रोफेसर तुलसीराम का आजमगढ़ है, कैफी आजमी का आजमगढ़ है, ये विरासत में है। उस जगह पर जब इन्होंने एक वैचारिक लड़ाई लड़ी शूद्र वाली, मैं बधाई देता हूं। और आपसे आजमगढ़ के लोगों एक सवाल पूछता हूं, किसी बड़े बीजेपी के नेता को हिम्मत पड़ी क्या कि सामने आकर के विरोध कर दे? विरोध किया क्या? उन्होंने कुछ लोगों को लगा रखा था अपना एजेंट। ऐसा एजेंट कबीर साहब ने कहा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। इशारे में कह रहा हूं, समझ जाइएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 बिरे, ऐसा सुमरन नाई। कबीर कलयुग कठिन है, साधु न चीन है कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए। आसन मार मंदिर में बैठे और ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा। ऐसे ऐसे कुछ बाबाओं को लगाया था इनका विरोध करने के लिए। और हमने क्या सवाल किया? हमने समर्थन किया था इस लड़ाई का। अगर किसी की जाति के नाम पर अपमान किसी भी विरासत, किसी भी रूप में होगा, तो आज नहीं कल उस समाज के लोग उठेंगे, पूछेंगे कि हमारी जाति के नाम पर यह अपमान क्यों हुआ। इतना ही तो सवाल था।
और अगर आपके धर्म के नाम पर, अगर आपके राजनीति के नाम पर हमारा अपमान होगा तो देखो ये अपमान न फूले साहब ने सहा न बाबा साहब ने सहा। तब तो 2-4% पढ़ाई लिखाई का रेट था, अब तो उनकी पीढ़ी के इतने लोग तैयार हो गए ना कि अगर एकजुट हो जाए तो ये इस देश में बहुजनों का राज लाने से कोई रोक नहीं सकता। इसका पैगाम इन लोगों ने आपके सामने दिया। जाते जाते आपसे एक गुजारिश, एक बात कह रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण वैचारिक बात, और स्वामी साहब मौर्य जी बोलेंगे, हम कई मंचों पर रहे और मैं जानता हूं कि वो जो तथागत बुद्ध की विरासत है उसको कैसे इन लोगों ने संघर्षों से जिया है। वो बात ये है कि जब इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, पूरे देश ही नहीं दुनिया में बुद्धिज्म का विचार जा रहा था, तो ये पुष्यमित्र शुंग कौन था जिसने हत्या की, हिंसा की, बुद्धिज्म के लिटरेचर को जलाया, लाइब्रेरी में आग लगा दी, बोध वृक्ष को कटवाने से लेकर के सारा हिंसा की बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ। कोई मुसलमान था क्या? कौन था वो? पुष्यमित्र शुंग कौन था? और ये सवाल अगर आज आप अपने गांव गांव पहुंचा देना कि आप किसी आज मुसलमानों को कहते हो कि हत्यारे हैं ये हैं, मैं आपसे पूछने आया हूं बुद्धिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा हत्या करने वाला कौन था? अरे बहुत महत्वपूर्ण सवाल, उन्हीं का आदमी था। और मैं कह रहा हूं जो कहता है कि हिंदू एक हो जाओ, बताओ कि बुद्धिज्म के खिलाफ सबसे ज्यादा अन्याय करने वाला वही अपर कास्ट के लोग थे कि नहीं? वही थे ना? आज आपका हक छीनने वाला लोग कौन है? इसलिए इशारे में मैंने अपनी बात कह दी, हिंदुइज्म की लड़ाई उनकी है, यह भी फेक हिंदुइज्म है। मैं कह रहा हूं अगर भारत की पहचान किसी भी धर्म से अगर होनी है, और बेसिकली वो धर्म भी नहीं है, वो धम्म है, वो विचार है, वो जीवन शैली है, इस भारत की पहचान तथागत बुद्ध से होगी। इस भारत की पहचान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से होगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिस राजनीतिक दल में आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस समय हैं, मैं उस समाजवादी पार्टी के लोगों को भी एक शुक्रिया कहते हुए एक बात कह देना चाहता हूं आखिरी में, लड़ाई बहुत लंबी है। और जैसे आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जब उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर कोई बाबा मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया, तो उस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा था कि अगर ये शूद्र आपकी ढाल न बने तो आप कभी सरकार में नहीं आ सकते, और ये हजारों साल के शोषण का हिसाब लेंगे। और इसलिए वहां से एक नारा निकला, मानवर कांशी राम की लड़ाई का नारा था, समाजवाद और अम्बेडकरवाद की एकजुटता का नारा। मेरे आजमगढ़ के लोगों, मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा। मैं सुनना चाहूंगा अपने अग्रज, अपने वैचारिक अगुआ आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। और मैं आपसे कह रहा हूं सर, मैं तो पूरे भारत में कहां कहां गया, मुझे लोगों ने जब कहा कि आप उसी उत्तर प्रदेश से आए हैं क्या जहां आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आग लगा रखी है, मुझे नाज हुआ कि हाँ मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं। इससे पीछे नहीं हटना है, लेकिन बड़ी चतुराई से इस काम को करना है। किसी भी धर्म के खिलाफ हमें बोलना ही नहीं है, हमें अपने हक के खिलाफ बोलना है। और हम बोलेंगे तो अपने धम्म पर बोलेंगे, अपने विचार पर बोलेंगे। और मैं आपको एक संदेश देके जा रहा हूं, इस मंच पर बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय करुणाकांत मौर्य जी हैं और के यादव जी यहीं कहीं आए होंगे, और सारे लोग मिल करके कार्यक्रम करना चाह रहे थे। मैं सबसे यही आग्रह कर रहा था, अगली बार कोई मंच बनाइए ना, तो इस मंच पर जितने लोग हो, कोई निषाद हो, कोई मल्लाह हो, कोई कुर्मी हो, कोई कोयरी हो, कोई अहीर हो, और हर जाति बिरादरी का एक एक व्यक्ति बैठाइए और सबको मिलाकर एकजुट करिए। अगर 24 में हम इस वैचारिक लड़ाई को आगे लेकर के कामयाब नहीं हुए, मोहब्बत का भारत नहीं बना पाए, तो ये नफरत कराने वाले हमारे बच्चों के हाथ से शिक्षा रोजगार छीन लेंगे। खुशी की बात देखिए, एक स्कूल है ना, ये शिक्षा की बात करने वाला है ना। और शिक्षा की बात की थी महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने, तो स्कूल पढ़ाने ले जा रहे थे, उनका विरोध कौन किया? वही विरोध किया जो तथागत बुद्ध का विरोध किया। वही
अब समझ गए ना? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। वही इशारे में कह रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य को लूटा और बर्बाद किया जाए। कलम और किताब पकड़ाई थी हमारे पुरखों ने, और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिशूल तलवार लेकर दंगा करो। नहीं भाई, किसी हिंदू मुस्लिम के दंगे में मत जाइएगा और ना अपने किसी आदमी को जाने दीजिएगा। ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय की है। हमारी लड़ाई नौकरी, शिक्षा, रोजगार की, खेती और किसानी की है। खेती किसानी, कलम किताब बिक गई है और पूरा देश लूट लिया उन लोगों ने। और आप तो कह रहे हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ। आओ मैत्रेय एकता संघ वालों, 85% छोड़ो, अब 90% इस देश के कमेरा लोगों एक हो जाओ। ये भारत आपका है, इसको मिलकर बनाना है। और आजमगढ़ के लोगों एक पैगाम यहां से दीजिए। आजमगढ़ वैसे भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है। पूर्वांचल में सर जिले जिले जा करके एकता बनाई जाए, मोहब्बत की जाए। जिसकी जाति की संख्या ज्यादा है 2 कदम पीछे आ जाओ, और जो संख्या में कम है उसको अपने कंधे पर बिठाओ, एकजुटता बनाओ। जो नाराज है उसको मनाओ, दिल बड़ा करो और नाक छोटी कर लो, वरना सबका नंबर आएगा। बस हमारा नंबर हो सकता है बाद में आए, लेकिन पीढ़ियां हमसे पूछेंगे कि तुम थे तो भारत का संविधान था, तुम थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत बची थी। 25 साल बाद पूछेंगे तुम हमें क्या छोड़ कर गए? सब कुछ बिक गया। मैं कम से कम शान से कहूंगा, कोई करुणाकांत भौरिया जी आयोजन कर रहे थे, उनकी टीम के लोग, और विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े बड़े पुरोधाओं के साथ मैं इस देश में संविधान को बचाने, बाबा साहब अंबेडकर और लोहिया की विरासत को बचाने, मानव कांशी राम और मंडल की विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल।